बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज को देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहते हैं कि हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे जो है ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम से डिफरेंट है। स्टैटिक का मतलब होता है साकिन, कि जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो वहीं पर रुक जाए, और डायनामिक का मतलब होता है कि मूव करती हुई, कि उसमें जो है ना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हों और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो रहे हों। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होती है जिसमें जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाए। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास प्रॉपर के जो हमारे पास ये इस तरीके से आपने बुलेट पॉइंट्स की सूरत में लिखना है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन कीप हैपनिंग एट द सेम रेट। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन जो होते हैं वो सेम ही रेट पर हो रहे होते हैं। अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एट द प्रोडक्ट्स स्टे कांस्टेंट, लेकिन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। बट द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, लेकिन उनमें चेंजिंग्स आ रही होती हैं। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नो रिएक्शन आर द मूवमेंट्स आर हैपनिंग एट ऑल। वो रिएक्शन वहीं पे रुका हुआ होता है। एवरीथिंग इज कम्प्लीटली स्टिल एंड अनचेंज। सारी चीज़ें जो होती हैं वो रुकी हुई होती हैं, स्टिल होती हैं और अनचेंज ही होती हैं, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही होती। एग्जाम्पल है दोनों की कि वाटर इन आ क्लोज्ड कंटेनर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर को जब आप क्लोज कंटेनर में रखते हो तो वो क्या होता है, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही होती है, और एट द सेम टाइम वही वाटर जो है वापस आइस में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। और कुछ वाटर के ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एवेपोरेट हो रहे होते हैं, और कुछ वही वेपर जो होते हैं वापस कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये सारा रिएक्शन जो है ना हमारे पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। इसमें चेंजिंग्स आ रही होती हैं। जबकि एग्जांपल इसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल अगर आप देखो कि अब बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, के एक टेबल पर जो बुक पड़ी हुई है वो आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल दे सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कोई तब्दीली ही नहीं आ रही। जो चीज़ जैसी थी वो वैसी की वैसी ही पड़ी है, स्टिल है, कोई चेंज नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है कि हाउ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी इफेक्टेड इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो ये जो रिएक्शन है ये इसमें क्या फ़र्क आएगा। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वाटर की फॉर्मेशन थी वो एक्सोथर्मिक फिनोमिना था। अगर आपको पिछले चैप्टर अच्छे से याद हैं तो लास्ट बल्कि एनर्जेटिक्स से भी पहले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर वाटर की कंपोजिशन हो रही थी वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो इसका जो उलट रिएक्शन है यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर जो है ये हमारे पास एंडोथर्मिक है और फॉर्मेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। तो क्या होगा, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले तो आपने ये पॉइंट लिख देना है कि बिकॉज डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल कि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा वो फेवर में आएगा। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनकी मिकदार हमारे पास ज़्यादा बनेगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी फेवर में जो है ना हीट जो है ना उसकी फेवर में आ रही है। तो यही इसका आंसर था कि जब आप हीट को इंक्रीज करोगे तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा वो फेवर में जाएगा और हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वो मैक्सिमम तादाद में पैदा होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम यील्ड इन आ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे हासिल कर सकते हो। अब यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट,
मतलब कि प्रोडक्ट आप किस तरीके से ज़्यादा अचीव कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो निकालना शुरू कर दो, एक या फिर उनमें से दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं प्रोडक्ट के, उनको निकालोगे तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, रिएक्शन दोबारा फॉरवर्ड में जाएगा तो आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगी। दूसरा इसका आंसर बन सकता है कि एंडो और एक्सो की बेस पर जो है ना उसका टेम्परेचर इंक्रीज करो। तो इसका आंसर मजीद मैं आपको पॉइंट्स की सूरत में दिखाती हूँ कि कॉन्टीन्यूस रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स को रिमूव करते रहो, और एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स या फिर रिएक्टेंट्स जो है ना वो मजीद ऐड करते रहो। तो ये दोनों क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में मूव करेगा, हमारे पास यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होगी। इफ़ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या करो, लो टेम्परेचर का इस्तेमाल जो होगा वो भी क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करेगा। और रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है अगर, तो क्या करोगे, हाई टेम्परेचर यूज़ करने से रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप इतने पॉइंट लिखना चाहो तब भी ठीक है, नेक्स्ट अगर 4 से 5 लिख दो तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर इफ़ द रिएक्शन प्रोड्यूस फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल, अगर रिएक्शन के अंदर जो है ना गैस के प्रोडक्ट्स में जो है ना फ्यू गैस मॉलिक्यूल्स पैदा कर रहा है, तो इस केस में अगर आप उसका प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो तब भी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। नेक्स्ट है कि डिक्रीजिंग प्रेशर इफ़ द रिएक्शन प्रोड्यूस मोर गैस मॉलिक्यूल्स, अगर जो है ना रिएक्शन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा आ रही है, तो जब आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तब वो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल करने के लिए आप जो उसका टाइम ड्यूरेशन है उसको किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हो। तो इस केस में जो है ना अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करें तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो हमारे पास रिएक्शन जो है ना वो जल्दी से इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ता है। तो इसके आंसर में क्या आएगा कि बाय यूजिंग कैटलिस्ट इट लोअर्स, बिकॉज इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, सो बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल हैपन्स फास्टर। नेक्स्ट क्या बनेगा कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स जल्दी से मूव करेंगे, एंड कोलाइड मोर ऑफन, और उनकी जो कोलिजन है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो इक्विलिब्रियम इज रीच्ड क्विकली, और इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव हो जाएगा। यही पॉइंट मैंने आपको MCQs में भी बताया था कि जब वो कह रहा था कि जब कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन उसने जब की थी तो वो कह रहा था कि जब हम इसको ओपन कंटेनर में करेंगे तो वो किस तरीके से उसको इंक्रीज करेगा। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि जब एक्सोथर्मिक, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही क्यों ना हो, स्टार्टिंग में अगर आप उसको हीट अप करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाता है, क्योंकि उसको जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो है ना कोलिजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फॉरवर्ड की तरफ यानी कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर गैसेस, अगर गैसेस हैं तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होगी उनमें, और इक्विलिब्रियम जो है ना वो जल्दी से अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जब आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है ना रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगे, और रिएक्शन जल्दी से जो है ना इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। आप चाहो तो 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, अगर 4 भी लिख दो तो कोई इसमें मसला नहीं है, उल्टा इसका आंसर जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास जो है ना रिएक्शन दिया गया है, वो कह रहे हैं इसमें प्रेशर का क्या असर पड़ेगा अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपको प्रेशर या फिर वॉल्यूम का जो है ना इफ़ेक्ट बताना पड़े तो आपने जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट्स भी हमारे पास 2 मोल्स ही पैदा हो रहे हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ कि 2 मोल्स में ही कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि मोल्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा।
तो मतलब क्या हुआ कि उसका वॉल्यूम में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा और इसी तरीके से प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से रिएक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि रिएक्शन आपने लिखना है, फिर आपने इसको जो है ना पॉइंट्स की सूरत में बताना है ताकि ये क्लियर हो जाए कि लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है और साथ ही जो है ना 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस है। तो इस तरीके से 2 मोल्स ऑफ गैस जो है ना रिएक्टेंट्स पे हैं और राइट साइड पे भी क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO है। नेक्स्ट आपने लिखना है पैराग्राफ के नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज सेम ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड्स के ऊपर गैस मॉलिक्यूल जो है ना उनकी तादाद बराबर है, इसीलिए इंक्रीजिंग द प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मे मेक द रिएक्शन रीच इक्विलिब्रियम अ लिटिल फास्टर। ये हो सकता है कि रिएक्शन को जो है ना ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ कर दे, क्योंकि पिछले पॉइंट में आपने देखा था कि अगर आप उसके जो प्रेशर जो है ना उसको इंक्रीज़ करते हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनकी कोलिजन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो यही पॉइंट है कि अगर ये जो है ना उसकी इक्विलिब्रियम को हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जल्दी से ले जाए कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन जो यील्ड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये मैंने आपको उसका तरीका बताया है। बाकी अगर आप ये भी लिख दो तो इसमें कोई जो है ना कोई बात गलत नहीं है। ये सारा कुछ लिखने से जो है ना आपका आंसर जो है ना वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, सारी बातें जो है ना क्लियर हो जाएंगी पॉइंट बाय पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि वाई आर सम रिएक्शंस इरिवर्सिबल वाइल अदर्स आर रिवर्सिबल। कुछ रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल क्यों होते हैं जबकि दूसरे जो है रिवर्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि some reactions are irreversible because once product are formed they cannot easily change back into the reactants because they need high energy। अब रिएक्शन को वापस जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है इरिवर्सिबल के केस में, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको वापस रिएक्ट ही नहीं करने की ज़रूरत होती, क्योंकि वो स्टेबल हो रहा होता है, वो स्टेबल होता है। तो स्टेबल चीज़ दोबारा जल्दी से रिएक्शन नहीं देती, तो उसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से जो है ना इरिवर्सिबल रिएक्शन वापस नहीं जाते। लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, जैसा कि पेपर की बर्निंग जो है ना ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इसको रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं तो जितना एनर्जी इसने बाहर निकाली है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी जो है ना हमें वापस देनी पड़ेगी, तब भी शायद पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि एनर्जी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कि हमें इनपुट देनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। जबकि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं। वेयर प्रोडक्ट कैन रिटर्न टू द रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशन। जहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो वापस रिएक्टेंट्स में भी आ सकता है, सच एज मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस, जैसा कि जो है ना आइस की मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग हो गई। Thus, whether a reaction is reversible or irreversible depends on the nature of substances and the energy changes involved। तो कह रहा है कि इसीलिए जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंसेस हैं यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर क्या है और उनको जो है ना कितना एनर्जी चेंज इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर, उस रिएक्शन के अंदर। तो ज़्यादा एनर्जी अगर उनको चाहिए होगी तो उनके लिए वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होंगे। और उनकी अगर एनर्जी जो है सेम है तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है ना वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई आर कंबस्शन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल। कंबस्शन रिएक्शंस हमारे पास ज़्यादातर इरिवर्सिबल क्यों होते हैं? वही बात कि जब कोई चीज़ जल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। तो वापस करने के लिए हमें रिएक्शन को उतना या उससे ज़्यादा एनर्जी जो है ना देनी पड़ जाती है, तो इसी वजह से जो है ना बर्निंग रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा कि कंबस्शन रिएक्शंस आर जनरली इरिवर्सिबल बिकॉज दे रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। सो द रिवर्स रिएक्शन वुड नीड एन इम्प्रैक्टिकली ह्यूज एनर्जी इनपुट, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी जो कि हम ज़्यादा दे नहीं सकते। प्रैक्टिकली हम उसको हमारे लिए देना नामुमकिन हो जाता है। द प्रोडक्ट्स, दूसरी बात ये है कि द प्रोडक्ट्स फार्म्ड लाइक CO2 एंड H2O आर वेरी स्टेबल, ये दोनों बहुत स्टेबल हैं, ये वापस जल्दी से रिएक्ट आसानी के साथ नहीं करते। एंड डू नॉट इजीली चेंज बैक इनटू द ओरिजिनल फ्यूल, ये वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। यही दो ऑप्शन लिख दो तो भी अच्छा है, अगर ये भी लिखना चाहते हो तो और ज़्यादा अच्छा है। द प्रोडक्ट्स यूजली एस्केप इनटू द सराउंडिंग, ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आसानी के साथ जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बुखारात बनकर माहौल में चले जाते हैं। तो यही बात कर रहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आसानी के साथ जो है ना सराउंडिंग में चले जाते हैं। सो द रिएक्शन कैन नॉट गो बैकवर्ड अंडर द नॉर्मल कंडीशन, इसी वजह से नॉर्मल कंडीशंस में इसको वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकते हो और रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना पॉसिबल है या नहीं है। अब रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाना तो आसान होता है, लेकिन इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल बनाना इसीलिए नामुमकिन हो जाता है। पीछे हमने दोनों क्वेश्चन के अंदर देखा, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, इसलिए उनको वापस एनर्जी देना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है कैन नॉट यूजली बी मेड रिवर्सिबल, उनको रिवर्सिबल नहीं बनाया जा सकता बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर टू स्टेबल, वो इतना स्टेबल होते हैं और नीड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट बैक, वापस जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी दरकार होती है। मिसाल के तौर पर बर्निंग ऑफ कोल टू CO2 कैन नॉट बी रिवर्स्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब दूसरी बात जो थी इसकी उलट, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी मेड इरिवर्सिबल, इनको रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाया जा सकता है इफ़ द प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूसली रिमूव्ड और अलाउड टू एस्केप, अगर तो जो प्रोडक्ट हैं उनको आप जो है ना इमीडिएटली कंटिन्यूसली यानी कि मुसलसल जो है ना निकालते रहो, या फिर जो गैसियस स्टेट के अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो माहौल के अंदर एस्केप होते रहें। अब उनको वापसी का टाइम ही नहीं मिलेगा कि वापसी वो जो है ना रिएक्ट बैक करके जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, तो इस केस के अंदर जो है ना हम रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन स्टेरिफिकेशन इफ़ द वाटर अ प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड, अगर वाटर जो है जो कि प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाए, द रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फॉरवर्ड एंड बिकम्स नियरली इरिवर्सिबल, क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा और तकरीबन जो है ना इरिवर्सिबल बन जाएगा। अब स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस चूँकि आप रिएक्शन पढ़ा नहीं है, तो इसके अलावा आप जो है ना एमोनिया गैस वाली एग्जांपल दे सकते हो कि इन द एमोनिफिकेशन, आप उसमें से जो है ना अगर इफ़ वी कीप ऑन रिमूविंग एमोनिया गैस, तब क्या होगा, द रिएक्शन विल ऑलमोस्ट गोज कम्प्लीटली फॉरवर्ड एंड बिकम्स नियरली इरिवर्सिबल। तो इसकी जगह पर आप ये बात भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है कि हाउ डू यू नो इफ़ द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल आर इरिवर्सिबल, कि जो रिएक्शन है हमारे पास वो किस तरीके से आप जान सकोगे कि वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। फिर से वही बात, तकरीबन सब के अंदर उसने एक ही किस्म का पूछा है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर सबके ऑलमोस्ट सेम ही बन रहे हैं कि रिवर्सिबल में क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रिएक्ट बैक करके बैकवर्ड में रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, और इरिवर्सिबल में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इतना स्टेबल होते हैं कि उनके लिए वापस मूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, क्या रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल इफ़ द प्रोडक्ट्स कैन ईजीली चेंज बैक इनटू द रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशन, अगर तो है रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स जो हैं वापस जो है आसानी के साथ रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहा है उसी कंडीशन के ऊपर, तो वो जो है ना रिवर्सिबल होगा। लाइक मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस, जैसा कि जो है ना आइस की फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग है, इट इज़ इरिवर्सिबल, ये रिएक्शन तब इरिवर्सिबल होगा इफ़ द प्रोडक्ट्स आर टू स्टेबल टू रिटर्न
के प्रोडक्ट्स इतना स्टेबल हैं कि वो वापस नहीं जा सकते, सच एज बर्निंग ऑफ वुड, जैसा कि बर्निंग ऑफ वुड जो है ना हमारे पास इरिवर्सिबल की एग्जांपल है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डू द फेज चेंज इन वाटर, वाटर के अंदर जो फेज चेंजेस होती हैं यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से वापस, इस तरीके से जो रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये फेज चेंज का जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल? ये रिवर्सिबल होता है, क्योंकि हमने एनर्जेटिक्स में इसका आंसर पढ़ा था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर होता है हमारे पास, सॉरी जो आइस होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, उसी टाइम पर जो वही वाटर होता है वो वापस आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है। और सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐसी भी होती है जो एवेपोरेट हो रही होती है, और कुछ ऐसे भी होती हैं जो कि वेपर्स जो है वापस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो लेती हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, यानी कि ये रिएक्शन जो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। फेज चेंज इन वाटर आर रिवर्सिबल। आइस कैन मेल्ट टू वाटर, आइस वाटर में मेल्ट हो सकती है, एंड वाटर कैन फ्रीज बैक टू द आइस, वाटर फ्रीज बैक हो सकता है आइस की तरफ। सिमिलरली वाटर कैन एवेपोरेट टू वेपर्स, वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, एंड वेपर कैन कंडेंस बैक टू द वाटर, और वाटर वेपर्स जो है वो वापस वाटर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। नीचे आपने ये इक्वेशन लिख देनी है। अगर आप ब्लू पेन के साथ लिख रहे हो तो आपने ब्लैक पॉइंटर के साथ इसको बहुत नीट एंड क्लीन लिख देना है। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट हो जाएगा, और आपका जो आपके मार्क्स कटने की जो थोड़ी बहुत कुछ पॉसिबिलिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने दोनों कंस्ट्रक्टेड और शॉर्ट क्वेश्चन को देखा। तो उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके आंसर भी करेक्ट हो सकें और वो इसको अच्छे से लिखने का उनको भी तरीका आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।